Hi students, so today now we are going to do our NCERT chapter number 3, which is what is government. गवर्नमेंट होती क्या है? सी अभी तक हमने हमारी यूनिट 1 कंप्लीट कर ली जिसमें हमने डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा था. अब हमारी यूनिट नंबर 2 चालू हो रही है जिसका नाम है गवर्नमेंट. यहाँ पे इफ यू सी देयर इज अ कोट गिवन बिलो बाय आर.के. लक्ष्मण which says a cartoonist's business in a democracy is to exercise his rights to criticize, ridicule, find fault with political leaders through cartoons. इसमें बेसिकली हमें हमारे राइट्स के बारे में बताया जा रहा है. एंड ये कोट कह रहा है कि एक कार्टूनिस्ट का बिजनेस ये है एक डेमोक्रेसी के अंदर कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे. जो राइट्स हैं हमारे, जैसे हम सबके पास राइट्स है ना कि हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, ठीक उसी तरीके से एक कार्टूनिस्ट का काम भी यही है कि वो डेमोक्रेसी के अंदर अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे. वो सरकार को क्रिटिसाइज करे, रिडिक्यूल करे यानी कि मजाक उड़ाए अगर वो कुछ ऐसा खराब कर रही है तो, फाइंड फॉल्ट विद उसके अंदर कमियां ढूंढे एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर अपने कार्टून्स के थ्रू. सेम वी कैन सी दिस इन दिस कार्टून ऑल्सो वेयर दिस इज सेइंग I told him to make the garland smaller. मैंने उसे बोला था कि माला छोटी बनाओ. वो एक बुढ़ा आदमी है, ठीक है, वो इतना ज्यादा हैवी वेट इस इतनी बड़ी माला का नहीं संभाल पाएगा, which is a way of ridiculing the government or you know criticizing the government or the political leaders कि भाई they are very aged, okay, they are very old people and yet they exercise this power and they come in this whole aspect of making the government etc. नाउ गवर्नमेंट हम इतना कर रहे हैं तो हम देखेंगे गवर्नमेंट होती क्या है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर बिलो. सी यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट. आपने ये शब्द गवर्नमेंट जरूर सुना होगा सेवरल टाइम्स. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ये व्हाट इज अ गवर्नमेंट होती क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रोल्स दैट इज प्ले, ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड क्या करती है कि उसको क्या करना है, और डिफरेंस क्या होता है अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स में जैसे कि मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं विच आर द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर. एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं सो दैट वी मे अंडरस्टैंड दैट व्हाट अ गवर्नमेंट एक्चुअली डू. ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें जो पहला सेंटेंस है ये गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. गवर्नमेंट क्या कर रही है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि प्रोटेक्शन भी गवर्नमेंट का एक काम है. अब डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज द गवर्नमेंट क्या कह रही है कि उसका क्या प्लान है कि वो फ्लड्स को टैकल करेगी, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपदा आ रही है, कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे लोगों को असिस्टेंस की जरूरत है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है तो उसको टैकल करना किसका काम है, उसको टैकल करना भी गवर्नमेंट का काम है. नाउ गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट. गवर्नमेंट अनियंस का प्राइस क्यों फिक्स कर रही है, क्योंकि उसका काम है कि वो देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाके रखे. हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन रहे, फूड की शॉर्टेज ना हो, इन्फ्लेशन ना हो, ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज नहीं हो. ये किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 more जजेस, दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट सेड, यानी कि जस्टिस का एक ना एक रोल गवर्नमेंट निभाती है. एंड गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर. गवर्नमेंट कोल एंड पावर सेक्टर में रिवैम्पिंग करेगी, मतलब ये जो सारे सेक्टर्स हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, उसका भी ख्याल रखना गवर्नमेंट का ही एक रोल है. ओवर 1500 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कार्सिटी हिट बाय द गवर्नमेंट. कम से कम 15,000 गाँव में स्कार्सिटी हिट हो चुकी है, मतलब उसमें रिसोर्सेज की या चीज़ों की कमी है. ये डेटा निकालना भी गवर्नमेंट का ही काम है ताकि वो उसको ठीक कर सके, ठीक है. नाउ एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट. हर एक कंट्री को गवर्नमेंट की जरूरत है ताकि वो उसके डिसीजंस ले पाए. ये डिसीजंस के रोड कहाँ बनेंगे, स्कूल कहाँ बनेगी, जो चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है उसके प्राइसेस को कम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसे जाएगा, सारी चीज़ें छोटी से लेके बड़ी तक गवर्नमेंट का काम है, ठीक है. गवर्नमेंट और क्या करती है, सोशल इश्यूज पे काम करती है. फॉर एग्जाम्पल वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है जिससे कि जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प हो पाए, ठीक है, जो गरीब है, जिनको जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प हो पाए. और क्या करती है वो, और बहुत सारी सर्विसेज चलाती है जैसे कि पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज एक्सेट्रा.
गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का एक काम और क्या है कि वो जो कंट्री है उसकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करके रखेगी। बाहर से कोई आ तो नहीं रहा, कोई हमारी जो देश है उसकी बाउंड्री पे अटैक तो नहीं कर रहा, कोई उसके ऊपर कब्जा तो नहीं कर रहा। जैसे लास्ट टाइम ब्रिटिशर्स केम, राइट, दे अटैक्ड ऑन अस एंड दे मेड अस देयर कॉलोनी, राइट, उन्होंने हमें उनकी कॉलोनी बना लिया था। इंडिया वाज अ कॉलोनी। सो ये चीज ना हो, हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। बाकी की जो कंट्रीज हैं उनके साथ एक पीसफुल रिलेशन कौन बना के चलेगा? गवर्नमेंट बना के चलेगी, ठीक है। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इसको मेंटेन करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट उसके जो सारे सिटीजन हैं उनके पास इनफ है खाना खाने के लिए, ठीक है। दे हैव इनफ टू ईट and have good facilities as well. Just give me a second, I don't know what this. Yeah. तो ये गवर्नमेंट का ही काम है कि वो ये सारी चीजें इंश्योर करके रखे दैट इट्स सिटीजंस हैव इनफ फूड टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज एज वेल। और अगर जैसे हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे कि कोई नेचुरल डिजास्टर जैसी कोई चीज हो गई है तो उसका भी सारा जो मेंटेन करना है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो भी गवर्नमेंट ही करेगी। सेम यहाँ पे भी है। देखो, जब अगर कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि मान लो सुनामी है या अर्थक्वेक है, तो ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। इट इज गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड, जो कि लोगों के लिए एड ऑर्गेनाइज करती है और असिस्टेंस देती है जो अफेक्टेड पीपल हैं उन्हें, ठीक है। और अगर कोई डिस्प्यूट है मान लो दो लोगों के बीच में या किसी ने क्राइम कमिट कर दिया तो लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट्स जाते हैं। तो कोर्ट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो कोर्ट्स होते हैं ये भी सरकार का ही एक हिस्सा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इतना सब कर कैसे लेती है और हमारे लिए जरूरी क्यों है कि हम गवर्नमेंट हमारे पास हो? व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अस टू हैव अ गवर्नमेंट एंड व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू डू सो? सी, जब ह्यूमन बींग्स साथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन की एक जरूरत होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन से डिसीजंस बनाए जा सके, ठीक है, जो सब लोगों के लिए डिसीजन बना सके, जो सब लोगों के लिए सेम रूल्स बना सके, जो कि सब पे लागू होते हों। ये नहीं कि ये एक पर्टिकुलर रूल इस पे लागू होता है, ये एक पर्टिकुलर रूल उस पे होता है, ये एक पर्टिकुलर रूल इस पे होता है। नहीं, देयर आर ऑल द रूल्स जो कि सब पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। इस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो मेक श्योर करेगी कि लोगों के पास खाने के लिए इनफ खाना है, पीने के लिए साफ पानी है, उनका एनवायरनमेंट साफ है, उनके पास जॉब्स हैं, उनके पास अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द कंट्री, कंट्रोल द रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करने की भी तो जरूरत है। अब जैसे कोल है, इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स, राइट। अब वो अगर कोई इसको एक्सप्लॉइट कर देगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ से आएगा? हम कहाँ से उसके थ्रू जो भी चीजें बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे फिर, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? somebody to like control these resources, है ना, somebody to protect the territory of a country। अब बाहर से अटैक हो जाएगा तो कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो? why would anybody do so? बट गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है तो वो ये काम करती है जिससे कि लोगों को सिक्योर फील हो पाए। गवर्नमेंट ये करती हैं लोगों के बिहाफ पे, ठीक है। लोगों के बिहाफ पे वो लीडरशिप एक्सरसाइज करती हैं, डिसीजंस लेती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं ये सारे के सारे डिसीजंस अपने उन लोगों पे जो उनकी टेरिटरी में रह रहा होता है, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग्स ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। अब गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं। सो वी नो दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एवरीबॉडी नोज दैट, राइट। पहला लेवल क्या है? जो एक सेकेंड, हायरार्की में पहला लेवल क्या है? सेंटर, है ना। दूसरा लेवल क्या है? स्टेट। और तीसरा लेवल क्या है? लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें भी कुछ सब टाइप्स हैं, अब वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज मेंशन है दैट द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, लोकल लेवल, द लेवल ऑफ द स्टेट एंड नेशनल लेवल, ठीक है। अब लोकल लेवल का मतलब होता है आपके गांव में, आपके टाउन में या लोकेलिटी में जो भी गवर्नमेंट है, जैसे भी सरकार है, जैसे कि ग्राम पंचायत होती है गाँव में, उस तरीके से उसको कह देंगे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो कि एंटायर स्टेट को कवर करती है, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ हरियाणा और असम। एंड नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कौन सी होगी? जो पूरी कंट्री को देखती है, ठीक है।
यही है। एंड देन लेटर इन दिस बुक हम ये देखेंगे कि कैसे लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन करती है वगैरह। लॉज एंड गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक लॉज। अब जो है सरकार लॉज बनाती है, सबको पता है, ठीक है, ये लॉज बनाती है और जो भी उस कंट्री में रहता है उसको ये लॉ फॉलो करने ही करने होते हैं। यही एक तरीका है जिसके थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन कर सकती है। अब वो लॉ बना दे, कोई उसे फॉलो ना करे, तो इस हिसाब से तो गवर्नमेंट की कोई चलेगी ही नहीं ना, फिर तो फिर उसका होने का मतलब ही क्या है ना। सो जस्ट लाइक गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, जिस तरीके से सरकार के पास ये पावर है कि वो डिसीजन बना सकती है, ले सकती है, उसी तरीके से सरकार के पास ये पावर भी है कि वो उन डिसीजंस को इन्फोर्स कर सकती है, यानी कि उन्हें लागू कर सकती है, उन्हें एप्लीकेबल कर सकती है और सारे सिटीजन्स को ये जो डिसीजन है वो मानना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई लॉ है वो ये कहता है कि जितने भी लोग मोटर व्हीकल चला रहे हैं उनका लाइसेंस होना चाहिए, और कोई एक इंसान है जिसके पास लाइसेंस नहीं पाया गया, तो उसको या तो जेल हो सकती है या उसको फाइन लग सकता है, ठीक है। बिना इन लॉज के जो गवर्नमेंट की पावर है डिसीजन लेने की, उसका कोई खास काम रहेगा नहीं। बिकॉज मान लो उसने डिसीजन ले लिया, तुम नहीं मान रहे हो तो भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तुम मान रहे हो तो भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे तो क्यों मानेंगे ना लोग, और फिर उसके डिसीजन लेने का मतलब ही क्या रह गया। So that is why government can make the decisions and it can also enforce these decisions. In addition to take any actions that the government can take, there are also steps that people can take. देखो गवर्नमेंट तो अपने एक्शंस ले ही सकती है, लेकिन उसके साथ ही साथ लोग भी अपने स्टेप्स ले सकते हैं। अगर उन्हें ये लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर लॉ है वो नहीं फॉलो हो रहा है, तो वो इंसान क्या कर सकता है, जैसे मान लो कि वो कोई इंसान है उस जॉब के लिए गया था और उसको नहीं हायर किया क्योंकि उसकी कास्ट या रिलीजन या व्हाटएवर के बेसिस पे, तो वो क्या कर सकता है, वो इंसान जाके कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है और वो क्लेम कर सकता है कि ये वाला जो लॉ है ये फॉलो नहीं हुआ, और कोर्ट फिर उसको ऑर्डर्स देगा, अथॉरिटीज को ऑर्डर्स देगा कि अब आगे क्या करना है या इस केस में क्या होना चाहिए। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को ये राइट देता कौन है, ये पावर देता कौन है कि वो डिसीजन ले भी सकती है और इन लॉज को इन्फोर्स भी कर सकती है। तो इसका जो इस सवाल का जो जवाब है वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की गवर्नमेंट है। हमें पता है दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, है ना। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरा मोनार्क। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पे लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को खुद सिलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, इलेक्टिव, ठीक है। मोनार्क वो होते हैं जो किंग्स एंड क्वींस होते हैं, जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जो सक्सेसर्स होते हैं, बेसिकली इनकी हायरार्की ये होती है कि फादर है, फिर उसके बाद उसका बच्चा या उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, ठीक है। तो अगर कोई डेमोक्रेसी है तो उसमें ये पावर कौन देता है सरकार को, उसमें ये पावर लोग खुद देते हैं, ठीक है। इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस। लोग इलेक्ट करते हैं जो भी इंसान उन्हें अच्छा लगता है, जिसे लगता है कि ये देश को अच्छे से संभाल सकता है, वो लोग मिलके उस देश के जो पर्टिकुलर सिटीजन होते हैं इलेक्शन करके उस इंसान को हायर कर लेते हैं, बेसिकली इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसके लिए वो वोट करते हैं, ठीक है। और जब ये इंसान इलेक्ट हो जाता है तो ये इंसान जो है वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेता है। अब डेमोक्रेसी में तो ये होता है, डेमोक्रेसी में और क्या है, अब आपने किसी को इलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उस इलेक्टेड पर्सन को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा उसके एक्शंस को, कि उसने कोई लॉ बनाया है तो वो क्यों बनाया है, और अपने एक्शंस को डिफेंड भी करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। मतलब बेसिकली उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, अकाउंटेबिलिटी। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग गाइस, बढ़िया, अकाउंटेबिलिटी इज देयर, ठीक है। और दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, किंग और क्वीन इज देयर, जिसको पावर जिसके पास पावर होती है ये पूरी कि वो डिसीजन ले सकते हैं और गवर्नमेंट को रन आउट कर सकते हैं। मोनार्क के पास हो सकता है कि कोई स्मॉल ग्रुप हो जहाँ पे वो डिस्कस कर सकते हो अपने मैटर्स को और डिसीजन मेकिंग को, लेकिन जो मेन पावर है वो रिजाइड किंग्स एंड क्वींस के पास ही करती है और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। उन्हें अपने एक्शन किसी को जस्टिफाई भी नहीं करने पड़ते, डिफेंड भी नहीं करने पड़ते, व्हाटएवर दे वांट टू टेक दे डू इट। चलो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये देख चुके हैं हम कि किंग्स एंड क्वींस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मतलब जो मोनार्क्स होते हैं उनकी लोगों के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, वो किसी को नहीं बताएंगे उन्होंने क्या किया क्यों किया। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। हमें पता है कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी हमने इसे बनाई है, कैसे बनी है, फर्स्ट डे से तो नहीं थी। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। भारत के लोगों ने, इंडियन पीपल ने क्या किया था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, उसके बाद उन्हें ये अपॉर्चुनिटी या अचीवमेंट मिला दैट दे आर अ डेमोक्रेसी नाउ, है ना। ऐसे ही पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि लड़ रहे हैं अपनी अपनी कंट्रीज के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी भी कंट्री क्या बन जाए, डेमोक्रेसी बन जाए। आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी? The main feature of the democracy is that people have the power to elect their leaders. लोगों के पास ये पावर है कि वो अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, अपने लीडर्स को वो खुद चुन सकते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि एक डेमोक्रेसी सच में एक डेमोक्रेसी है, तो उसका मतलब क्या है कि ये बेसिक आइडिया क्या है एक डेमोक्रेसी का? दैट इट इज द रूल बाय द पीपल। लोग अपना रूल खुद करेंगे, ठीक है। इट इज द पीपल हु आर गोइंग टू रूल देमसेल्व्स। द बेसिक आइडिया इज, सी, the basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. लोग खुद अपने आप पे रूल करते हैं, लोग खुद अपने आप के लिए डिसीजंस लेते हैं इन रूल मेकिंग में पार्टिसिपेशन करके, है ना। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे टाइम्स में है, उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया जो कि हमारे बिहाफ पे वो डिसीजंस लेंगे, हमारे बिहाफ पे लीडरशिप प्रैक्टिस करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। लोगों, मतलब डेमोक्रेसी का एक बेसिक आइडिया क्या है कि लोग खुद अपने आप को रूल करेंगे, ठीक है। इस मेकिंग ऑफ दीज रूल्स वाली चीज में खुद पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन क्या वो अब खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं? गिवन की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या होता है, अब हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे पास, है ना। अब क्या होता है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लेते हैं, जो भी उन्हें अच्छा लगता है, जो भी इंसान उनको लायक लगता है इस काम के, कि हाँ वो उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता है, उनके बिहाफ पे कंट्री को रन आउट कर सकता है, वो उसको चूज कर लेते हैं। कैसे चूज करते हैं? इलेक्शन के प्रोसेस से, ठीक है। इलेक्शन होता है और फिर 5 years के लिए एक इंसान को इलेक्ट कर लिया जाता है ना। ये रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और ये डिसीजंस लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। These people meet and take decisions for the entire population. और कोई भी सरकार, आजकल कोई भी सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं बुला सकती जब तक उसके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अपने आप को आप तब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते, जब तक आपके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? देखो, ऑल द पीपल, ठीक है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, ऑल द पीपल जो 18 के हैं या 18 से अबव के, यानी कि बेसिकली अडल्ट्स हैं। 18 से अबव का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसा माना जाता है दैट 18 इज द पीपल हु आर अडल्ट, ठीक है। 18 साल के आप अगर आप हो गए, 18 साल के अगर आप हो गए तो आप अडल्ट हो। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, तो बेसिकली आप एक टर्म अडल्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द पीपल, जो भी लोग अडल्ट हैं, उनके पास है राइट टू वोट, वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको रोक नहीं सकते वोट देने से, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, class, gender, religion, etc. Irrespective, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट,
क्लास कौन सी है, गरीब है, अमीर है, जेंडर कौन सा है, आदमी है, औरत है, रिलीजन कौन सा है, कोई सा भी रिलीजन हो, कोई सी भी कास्ट हो, कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी जेंडर हो, दे हैव द राइट टू वोट। अगर वो अडल्ट हैं तो वो वोट दे सकते हैं। पता है ऐसा हमेशा से नहीं होता था, कुछ सर्टेन लोगों को ही वोट देने का राइट था। हम चैप्टर में पढ़ेंगे ये चीज, है ना। सब लोग वोट नहीं दे सकते थे। तो आप अपने आप को आजकल इन दिनों एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते जब तक आपके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। इसका मतलब है दैट ऑल द अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। ये रहा, सी this means that all the adults in the country are allowed to vote. अच्छा, ये this is a very good term, this universal adult franchise, and ये हमेशा आती है, ठीक है। आप जितने भी बड़े हो जाओ, बेसिकली तो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कर रहे हैं, बट इवन इफ यू टेक पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन, इन योर स्टडीज, तब भी आएगा। पीएसआईआर पढ़ोगे तब भी आएगा। तो इस वर्ड को अच्छे से मतलब एक डिक्शनरी बना लो अपनी, उसमें लिख लो इसका मतलब और इस वर्ड को, ये टर्म आना ही आना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक। सो बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा हमेशा नहीं होता था। क्या आप मानोगे, मतलब एक टाइम ऐसा भी होता था जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो औरतों को और पुअर लोगों को पार्टिसिपेट करना नहीं अलाउ करती थी कि वो इलेक्शन में पार्ट कर पाए। इन लोगों को वोट करने का हक नहीं था। जब अर्लीस्ट फॉर्म्स हुई थी गवर्नमेंट की, तो केवल आदमियों को अलाउड था कि वो वोट करें, वो भी उन आदमियों को जिनके पास या तो प्रॉपर्टी थी, जो पढ़े लिखे थे, ठीक है, या तो पढ़े लिखे और प्रॉपर्टी वाले लोगों को ही अलाउड था कि वो लोग वोट कर पाए। विमेन्स को अलाउड नहीं था, गरीबों को अलाउड नहीं था, पुअर पीपल वर नॉट अलाउड। प्रॉपर्टी लेस, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, दे वर नॉट अलाउड टू वोट, एंड द अनएजुकेटेड वंस वर नॉट अलाउड टू वोट। इन लोगों के पास कोई राइट नहीं था वोट करने का, ठीक है। तो ये कंट्री किन लोगों से चलती थी? ये जो थोड़े बहुत लोग थे, ये थोड़े बहुत आदमियों ने मिलकर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, उसी के बिहाफ पे पूरी कंट्री चलती थी। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले केवल एक स्मॉल माइनॉरिटी को ही अलाउड था वोट देना। जब इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, तो उस टाइम पे क्या था कि एक स्मॉल माइनॉरिटी थी, उसी को अलाउड था कि वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। और यही लोग थे जो मेजोरिटी वाले लोगों का फेट भी डिटरमाइन कर लेते थे। यानी कि माइनॉरिटी है, कम है, जनसंख्या कम है, इनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन ये मेजोरिटी के लिए, जो लोग ज्यादा हैं, उनके लिए डिसीजंस ले लेंगे, उनकी फेट डिसाइड कर लेंगे, उनकी किस्मत डिसाइड कर लेंगे। तो कई लोगों को, इंक्लूडिंग गांधी जी को, ये जो चीज थी वो काफी शॉकिंग लगती थी और अनफेयर लगती, यानी कि इनइक्वालिटी का ही तो एक पार्ट है, ये गलत चीज है ना। तो उन लोगों को ये चीज गलत लगती थी और उन्होंने डिमांड किया, ठीक है, कि सारे अडल्ट्स के पास राइट होना चाहिए वोट करने का, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अगेन एज आई टोल्ड यू, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो ये बार बार आ रहा है, ठीक है। सो all adults have the right to vote and this is known as a universal adult franchise। सारे adults के पास right होना चाहिए वोट करने का, ये डिमांड रखी गई थी। अपने जर्नल यंग इंडिया में गांधी जी कह भी रहे हैं यहाँ पे, जो उन्होंने 1931 में लिखी थी, कि I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the right to vote। मैं ये आइडिया बेयर ही नहीं कर पाता, मैं इस आइडिया को समझ ही नहीं पाता कि जिस इंसान के पास वेल्थ है, पैसा है, उसको अधिकार है वोट करने का। बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। लेकिन वो इंसान जिसके पास कैरेक्टर है, यानी कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी है, उसमें समझ है, ठीक है, लेकिन वेल्थ नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसको कोई राइट नहीं है वोट करने का। Or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote, should have the vote for the crime of being a poor man, should not have the vote। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि दिन और रात मेहनत कर रहा है, ठीक है, पसीना से मेहनत कर रहा है, उसको डेली ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, सो मच सो दैट ही इज स्वेटिंग, ऑलराइट, उसको कोई हक नहीं है वोट करने का, ऑल बिकॉज कि वो पुअर है। उसका जुर्म क्या है, उसका क्राइम क्या है, दैट ही इज अ पुअर मैन। You can quote this actually, this whole entire thing, if you're writing an answer or an essay, तो उसमें you can like quote this। ऐसे नहीं कर सकते, अगर पूरा नहीं कर सकते, of course it is a little, इतना सब कुछ कैसे याद करोगे, मतलब सब कुछ कैसे याद कर सकते हैं ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं that in writing in his journal Young India, Gandhi ji also mentioned that everybody should have the right to vote, a person who has got wealth has the right to vote, but a man who has character should not have the right to vote, is unjust, and he wrote that, etc etc। इस तरीके से you can just do this, है ना। I think I speak a little too fast, I'll work on that।
अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई, ठीक है। ये एक्सरसाइज क्या कह रही है कि यहाँ पे देखो और बताओ कि ये जो काम है ये कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, लोकल, सेंट्रल और स्टेट। तो क्या बोला है पहले यहाँ पे, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद रशिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन कि उसको रशिया के साथ पीसफुल रिलेशंस रखने हैं, ये किसका काम है, IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस कौन मेंटेन करता है, सेंटर मेंटेन करती है, ठीक है, हमें पता है। उसके बाद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल, सीधा सीधा बता रहा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्या है, स्टेट है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। ट्रेन्स का इंट्रोडक्शन करना है 2 जगहों के बीच में। ट्रेन क्या होता है, कौन चलाता है ट्रेन, लोको पायलट चलाता है। बट मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ, मिनिस्ट्री कौन सी है, ट्रेन की मिनिस्ट्री। यार एक सेकंड रुको, ट्रेन की मिनिस्ट्री कौन सी है, रेलवे। रेलवे को कौन कंडक्ट करता है, सेंटर, है ना। तो किसका काम हो गया, ये ट्रेन वाला काम किसका है, सेंटर का काम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज। ये जो डिसीजन है क्या है, विलेज में, विलेज मतलब गांव, गांव में एक कॉमन वेल रखवाना है। गांव का काम कौन संभालता है, लोकल गवर्नमेंट संभालती है, तो वो करेंगे। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना। पटना का डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ऑब्वियस सी बात है। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सीधा सीधा पता चल रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज नोट, 1000 रुपए का नया नोट लेके आना है। अच्छा, करेंसी कौन रेगुलेट करता है, RBI। किसकी बैंक है ये, सेंटर की। तो ये काम कौन करेगा, सेंटर करेगा। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, किसने किया था, सेंटर गवर्नमेंट ने तो किया था। अब तो ये तो रट जाना चाहिए, ये तो बहुत ईजी बात है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा ये, ठीक। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है व्हिच आई थिंक यू शुड अटेम्प्ट, ऑनेस्टली दीस आर वेरी गुड क्वेश्चंस। मतलब ऐसा कुछ अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है सीरियसली कि मतलब प्रॉपर UPSC स्टाइल राइटिंग नहीं, हम NCERT शुरू कर रहे हैं, हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, हम धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं, तो 100 वर्ड्स तो लिख ही सकते हैं ना, हमने चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, छोटे बच्चे भी तो कर ही रहे हैं, तो वी कैन आल्सो डू दिस। तो इनको अटेम्प्ट करना, आई विल जस्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ दीस एंड देन यू कैन अटेम्प्ट। और वी कैन डू वन थिंग, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस होल एंटायर NCERT। एक ऐसा करेंगे 2-3 लाइन 4 लाइन हर चैप्टर की, जिससे कि हमें पता रहे कि क्या है, और हर क्वेश्चन जो भी मेरे को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट सा है, जो अटेम्प्ट करना चाहिए, थोड़ा सा उसकी अच्छी सी वो है, लैंग्वेज अच्छी है उसकी, अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसका एक डेमो आंसर आई विल गिव यू वन डे आफ्टर वी कंप्लीट दिस NCERT ऑफ पॉलिटी। वी विल डू दिस, वी विल मेक अ लेक्चर ऑन दिस वन, ओके। चलो ये देखो पहले, What do you understand by the word government? आप गवर्नमेंट शब्द से क्या समझते हैं? List in 5 ways in which you think the government affects your daily life. ये थोड़ा सा छोटे बच्चों वाला 50 शब्द का 100 शब्द का लिख सकते हो, इजी, ठीक है। Why do you think the government needs to make rules for everyone in the form of laws? आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो सबके लिए रूल्स बनाए लॉज के फॉर्म पे? This is also a good question. We can attempt this one, है ना। फिर नेम 2 essential features of the democratic government. Very important. ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है, 2 ही तो फीचर्स लिखने हैं, ये तो 50 वर्ड्स में यू कैन कंप्लीट दिस, है ना, 100 वर्ड्स में यू कैन कंप्लीट दिस। उसके बाद व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट। अच्छा सॉरी गाइस, वन थिंग आई लेफ्ट, दैट्स द थिंग। हाँ चलो ऊपर करेंगे उसे, इसका आंसर आई विल टेल यू ऊपर, ठीक है, इसका तो आंसर हमारे पास है अभी। और उसके बाद क्या है, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। गांधी जी मानते थे कि हर एक इंडियन को राइट टू वोट होना चाहिए, लेकिन कई लोग इनके व्यूज को शेयर नहीं करते। कई लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा सही नहीं है, उनको लगता है जो इलिटरेट लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं या जो पुअर लोग हैं, उनको राइट नहीं होना चाहिए वोट करने का। तो आपको क्या लगता है, अब इसमें आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मेंशन कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है ये सब मेंशन कर सकते हो। 5 पॉइंट्स में इसका आंसर बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। अब सफरेज मूवमेंट रह गया ना, दैट वी विल स्टडी। देखो ये Nowhere in the world have the governments willingly shared power. दुनिया में कहीं पे भी सरकारों ने विलिंगली पावर शेयर नहीं करी, हम सब जानते हैं। यूरोप में, USA में क्या होता था, दैट विमेन एंड पुअर हैव टू फाइट, ठीक है, इन लोगों को लड़ाई करनी पड़ी थी ताकि अपना पार्टिसिपेशन ले पाए सरकार के अंदर।
Women struggle to vote got strengthened during the First World War. ये जो औरतों का स्ट्रगल था वोट करने के लिए, ये जब स्ट्रेंथ हुआ, कब स्ट्रेंथन हुआ, इसको पावर कब मिली? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसको क्या कहा जाता है? विमेन्स सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। सफरेज मूवमेंट का मतलब है बेसिकली कि राइट टू वोट का कोई मूवमेंट, सफरेज का मतलब यही होता है, ठीक है। तो विमेन सफरेज मूवमेंट क्या कहा जाता है? द वुमेन सफरेज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, ठीक है। तो इसको विमेन सफरेज मूवमेंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे औरतें क्या कर रही थी? अपना राइट टू वोट मांग रही थी। तो वॉर के समय पे क्या होता था कि जो आदमी थे वो लड़ रहे थे और वो दूर थे, ठीक है, दूर लड़ रहे थे, सीमा पे थे, तो उसकी वजह से क्या था कि औरतों को बुलाया जा रहा था उस टाइम पे वो काम करने के लिए जो कि आदमियों का काम माना जाता था। मैनेजिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये सारी चीजें जो मेन किया करते थे, है ना। सो मेनी women begin doing this organizing and managing the kind of different kinds of work. और जब लोगों ने देखा तो वो ये सोचने लगे कि ये अनफेयर स्टीरियोटाइप्स बनाए क्यों थे कि ये फलाना ठिकाना काम आदमी का, ये फलाना ठिकाना काम औरत का है, ये क्यों है ना। जब औरतें इतनी केपेबल हैं कि वो सब कुछ कर पा रही हैं, सो विमेन बिगेन टू बी सीन एज इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तब औरतों को देखा गया कि ये इक्वली केपेबल है कि ये भी डिसीजंस ले सकती हैं। तो जो सफरेजिट्स थे, सफरेजिट्स होते हैं वो लोग जिन्होंने सफरेज मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने राइट टू वोट डिमांड किया सारी औरतों के लिए। एंड उन्होंने अपनी डिमांड सुनवाने के लिए क्या किया, वो कई बार अपने आप को पब्लिक प्लेसेस पे रेलिंग से चेन कर देते, यानी कि रेलिंग से बांध लेते थे अपने आप को। और कई सफरेजिट्स क्या करते थे, उनको उस वजह से जेल भी हो गई थी। कई सफरेजिट्स हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, यानी कि भूख हड़ताल पे चले गए थे और उनको फोर्सफुली खाना खिलाया जाना पड़ रहा था, ठीक है। अमेरिकन वेमेन को कब वोट का राइट मिला? 1920 में। और यूके, यूनाइटेड किंगडम की औरतों को कब मिला यह अधिकार कि वो भी आदमियों की तरह से ही वोट कर पाए? कुछ सालों बाद 1928 में। सो दिस वाज अबाउट द विमेन सफरेज मूवमेंट, बट बेसिकली आपको सफरेज का आइडिया तो लग गया यहाँ से। तो अब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। और अच्छा ये देखो, ये एक पिक्चर है जहाँ पे रूरल एरिया पे ना एक मार्क नीला रंग का ऐसे फिंगर पे कर देते हैं जब भी आप वोट दे के आते हो। इससे क्या होता है कि एक पर्सन एक ही वोट कास्ट कर सकता है और वो इंक निकलती भी नहीं है, बेसिकली तो नहीं निकलती। अब कुछ कोई कर ले तो आई कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर फ्रॉम माय साइड। ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब ये और बचा है चैप्टर नंबर 4 विच इज की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये खत्म हो जाएगा, एक सेकंड दो मेरे को, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी, हाँ। फिर यूनिट नंबर 3 चालू हो जाएगी, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर इसके बाद ज्यादा कुछ तो है नहीं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर देयर इज यूनिट नंबर 4 विच इज लाइवलीहुड, अर्बन लाइवलीहुड और रूरल लाइवलीहुड पढ़ेंगे हम इसमें। यही है, थोड़े से दिनों में खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी हमारी आराम से इजीली। तो as such there is nothing for you to like wonder about or like परेशान होने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, खत्म हो चली, ठीक है। This is all I had for you people today. Thank you for being here. If you need notes and all or anything else, any extra help, कोई और टॉपिक कवर करना है, कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा चाहिए, स्पेसिफिक वीडियो कुछ भी चाहिए, just let me know. परेशान नहीं होना है बेसिकली, ठीक है। बाय बाय।